नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस का प्राइम टाइम शो इंडिया 360 जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। बालासोर हादसे को लेकर रेल मंत्रालय में हुई अहम बैठक। सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत। असम सरकार का बड़ा फैसला, अब 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बोर्ड परीक्षा से मिलेगी मुक्ति। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फैसला, शैक्षणिक सत्र 2024 से नियम लागू। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। क्या वाकई में बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होने से बच्चों को मिलेगी चिंता से मुक्ति? अरब सागर में बन रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, देश के तटीय इलाकों में जारी की गई चेतावनी। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार सपाट हुए बंद। निफ्टी में 5 अंकों की मामूली बढ़त। आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव, तो रियल्टी, ऑटो और फार्मा शेयरों ने दिया सहारा। गुरुवार की बजाय अब शुक्रवार को होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। 7 जुलाई से बदलेंगे नियम। 14 जुलाई को पहली बार होगी शुक्रवार को एक्सपायरी। आईक्यू लाइटिंग का आईपीओ पहले दिन 1.19 गुना भरा। अनिल सिंघवी की लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। होंडा ने उठाया एलिवेट एसयूवी से पर्दा। जुलाई से शुरू होगी बुकिंग। क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा से मुकाबला। और कल से खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। लंदन के ओवल मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कड़ी टक्कर। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं। खास तौर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा तो बच्चों को एक अलग लेवल के प्रेशर में डाल देती है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर 10वीं की बोर्ड परीक्षा ही ना हो तो। यह सच हो चुका है असम में। असम में अब 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इस बात की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। असम में बोर्ड परीक्षा सिर्फ 12वीं की होगी। आखिर क्या है ये फैसला, क्यों लिया गया? बच्चों की पढ़ाई का बोझ और एग्जाम का स्ट्रेस क्या इससे कम होगा? और क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो सकता है? इस पर बहुत खास मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन समझ लीजिए पहले कि दरअसल हुआ क्या है। देखिए, दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब 10वीं के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत अब अगले शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2024 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 10वीं में कोई परीक्षा ही नहीं होगी। परीक्षा होगी, मैट्रिक परीक्षा यानी कि 10वीं की परीक्षा होगी, लेकिन इसका आयोजन सिर्फ स्कूल के स्तर पर किया जाएगा। यानी कि बोर्ड का जो हवा बना था अब तक, वो खत्म हो जाएगा। असम में इसके लिए जल्द ही एक नया एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। दरअसल वहां इंटर की परीक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, एक अलग बोर्ड है, उसकी ओर से होता है। और माध्यमिक स्तर की परीक्षा की जो दूसरी बोर्ड है, वो माध्यमिक यानी कि 10th के एग्जाम को आयोजित करती थी। अब जल्द ही इन दोनों बोर्ड्स का विलय कर दिया जाएगा और एक बोर्ड हो जाएगा असम में। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी और इनका एक एग्जैजरेटेड हवा बनाया जाता था। हाँ, ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए फेल और पास की प्रणाली रहेगी। बोर्ड की परीक्षाएं केवल 12वीं के लिए आयोजित की जाएंगी और साथ ही पास परसेंटेज, परीक्षा पैटर्न ये भी ऐसा ही रहेगा। बस छात्रों की कॉपियों का जो मूल्यांकन होगा वो स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा। परीक्षा के लिए दूसरे सेंटर में जाना, कॉपियों का बाहर जाना, मार्क्स के लिए मारामारी, फिर रिजल्ट का एक अलग से हवा बनता था,
फिर 10वीं के नंबर का एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता था। तो ये सब चिंताएं जो थी, उनको कम से कम असम में बच्चों को इस चिंता से मुक्ति मिल गई है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने एजुकेशनिस्ट, वरिष्ठ शिक्षाविद अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। जी धन्यवाद। कैसा लगा सर ये फैसला आपको कि 10th की परीक्षाएं नहीं होंगी? अलग अलग इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन पहले आपका एनालिसिस सर। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपक जी कि ये असम सरकार ने इसमें आप ये कह लीजिए कि दे हैव टेकन द फर्स्ट लीड। बट ये एक ऐसी चीज है जिसकी अपेक्षा थी बहुत दिनों से, और बहुत सारे राज्यों में इसे फॉलो किया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। दूसरी चीज कि इस तरह के प्रयोग का देश में अनुभव है। लगभग 5 वर्षों तक 2010 से 2015 तक सीबीएसई ने ये प्रयोग किया था। उस समय इसका नाम सीसीई, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम का नाम दिया गया था। तो ये प्रयोग भी कोई बहुत पुराना नहीं है। हाँ, ये इसका जो प्रकरण है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो अब चेंज हो गया। तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बिल्कुल सही बात कही कि ये बोर्ड अब ये परीक्षा नहीं करेगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका महत्व कम हो जाएगा, इसका कोई सिग्निफिकेंस में डाइल्यूशन होगा और ये परीक्षा ही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे यहाँ पे 2-3 सुझाव अवश्य हैं कि जब ये स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो स्कूल्स की, टीचर्स की, अभिभावकों की, बच्चों की, उनकी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो अब वो ज़िम्मेदारियाँ कहाँ-कहाँ बढ़ेंगी और हमारे पिछले अनुभवों से हमने क्या-क्या सीख ली है, इन सब चीज़ों का उसमें समावेश करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि जब वो 5 वर्ष का अनुभव हमने किया सीसीई के माध्यम से 2010 से 15 के बीच में, तो उसका जो एक मेजर क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि वैलिड नहीं था, रिसर्च बेस्ड नहीं था, लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर बना था कि इससे बच्चों के अंदर एकेडमिक रिगोर कम हो गया। जबकि वो बच्चे जब 12th में जाते थे और पहली बार और दूसरी बार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो जो बच्चे 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आते थे, उनकी तुलना में उनके परफ़ॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं हुई थी। ये रिकॉर्ड की बात है। तो एकेडमिक रिगोर कम होना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। मायने अब ये रखेगा कि हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये एक संभावना बन रही है और असम ने ये डिसीज़न ले लिया है। तो इसमें अब ये है कि हमारी पढ़ाई कैसे हो? हम वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे कैसे जाएँगे? सर हमारे इसमें असेस एक एक सर मेरा इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि जी, जब एनईपी आया था तो उसके बाद एक एक वायरल जो है वो दावा सर्कुलेट किया गया था कि एनईपी में कहा गया है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब खत्म, और बकायदा पीआईबी ने सामने आके इसका खंडन किया था कि एनईपी में ऐसा कुछ नहीं है कि 10वीं की बोर्ड, तो इस प्रकार के भ्रामक मैसेजेस का प्रसार प्रसार ना करें। तो एक तो सरकार की एजेंसी ने इसका खंडन किया था। दूसरा, मैं जी, जो पढ़ पा रहा हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और इसका जो जी, पॉइंट नंबर 4.37 है, इसमें जी, कहा जी, गया है कि बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी यस, कंटिन्यूड, the यस, existing system of board and entrance examination shall be reformed to यस। eliminate the need of undertaking coaching classes। तो शायद चिंता ये थी कि 10वीं और 12वीं का जो कोचिंग क्लासेस का हवा बनाया जाता है वो कम किया जाए। बोर्ड एग्जाम हटाने की बात संभवतः नहीं थी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हाँ, तो देखिए इसमें 2-3 बातें हैं, मैं एक-एक करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए 11th और 12th में बोर्ड की बात तो की गई थी और वहीं से एक ये संकेत मिला था कि 10th क्लास में संभवतः बोर्ड के एग्जाम की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसको एक ओपन एंडेड ऑप्शन के रूप में छोड़ा गया था। और अब एक जो ओवरवेलमिंग व्यू आ रहा है राज्यों का कि 10th क्लास के बोर्ड के परीक्षा की आवश्यकता नहीं है और 11th और 12th में जब बच्चे जा रहे हैं तो उनकी परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, स्कूल बेस्ड हो, लेकिन उसमें एक मूलभूत परिवर्तन हो। और मैं इसी बात पर अब आ रहा था कि हमारा अब जो सबसे बड़ा फोकस होगा, वो पेडागॉजी के ऊपर होगा। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो आ ही रहा है, तो करिकुलम पे तो है ही, लेकिन अब वो पेडागॉजी क्या होगी और वो असेसमेंट क्या होगा। तो अभी तक जो हमारा ये समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द ईयर
असेसमेंट की बात थी, अब इससे हम अपने आप को दूर करना चाहते हैं और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ऑफ ईच चाइल्ड, और इसलिए अब आप ये समझिए कि वो पेपर और पेंसिल टेस्ट से आगे बढ़ करके हम किन-किन माध्यम से हर बच्चे को ये मौका दें कि वो अपने लर्निंग के क्या-क्या एविडेंसेस दे सकता है। इसके ऊपर अब एक जो नई प्रणाली हमारी बनकर आ रही है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही उसका नतीजा अभी कुछ ही महीनों में हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये सारी बातें की गई। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर बिल्कुल। रहा था ठीक। कि 10th क्लास में स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। 8वीं तक तो होता ही है, उसे अब आप ये मान के चलें कि अब वो 10वीं तक एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि अभी जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है, यस सर। उसमें क्या-क्या करिकुलर एरियाज़ होंगे, करिकुलम का लोड कम करना है, यस सर। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी ब- का हमें टाइम देना है। जी उसके सर। बीच में एक एक एग्ज़ामिनेशन का एक एक स्कूल हवा ऑफ नहीं थॉट, बनाना है। यस सर। सर, एक स्कूल जी, ऑफ जी। थॉट ये भी कहता है कि जी, आप एक बच्चे के लिए आप उनके लिए मैदान को आप इतना आसान भी ना बना पाए कि वो अ, लड़ना सीख ही ना पाए, वो चैलेंजेस को लेने का उसको माहौल ही ना मिल पाए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने उसको 10वीं का जो एक, हालांकि इसको स्ट्रेस से जोड़कर देखा जाता है, एंग्जाइटी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर प्रिपरेशन सही कराई जाए और उसका पैटर्न इजी बनाया जाए तो एक एक उसको लड़ने का एक अनुभव भी होगा। और जो 12वीं का जो अब बोर्ड एग्जाम है, जो शायद उसके लिए ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन भी उसकी हो जाएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों के लिए, बच्चों को आप इतना भी आसान मत बनाइए चीजों को कि उनके लिए वो माहौल ही ना बन पाए कि लड़ना भी है और थोड़ा सा जूझना भी नहीं, है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो एक तो हम ये मैं रख दूँ शुरू में ही कि हम्म। जब बोर्ड की परीक्षा होती है, तो वो स्ट्रेस पैदा कर देती है। हम्म। बोर्ड की परीक्षा ना हो, तो एक वो बड़ा आसान फ़ील्ड बन जाता है। तो अब हम्म। इन दोनों के बीच में हमें कोई ना कोई तो सामंजस्य बनाना पड़ेगा, दीपक जी। हम्म। और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारे पास अनुभव है 5 वर्षों का। पूरे देश में ये प्रणाली लगाई गई थी और उसके बहुत सारे लेसन्स हैं हमारे पास। तो इसलिए ये कहीं भी ये नहीं प्रूव हुआ कि एकेडमिक रिगर कम हो गया, चैलेंज लेने की एबिलिटी कम हो गई, 12th क्लास में आकर के उसके ऊपर प्रेशर डबल या ट्रिपल हो गया। इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। हम्म। और बच्चों को जब वो हमारी असेसमेंट प्रणाली, पेडागोजी और करिकुलम तीनों एक रिफॉर्म्ड रूप में आएँगे एनईपी के अंतर्गत, तो इन सभी चीज़ों का उसमें ख्याल रखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कुछ ही समय में इनका कोई आधार नहीं बचेगा। ऑल राइट सर, मेरा एक और सवाल ये है सर कि अगर जी, आपने 10वीं का पड़ाव हटा दिया और जी, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, तो जो 12वीं में जो जो बार बार एनईपी कहता है कि आप हाई स्टेक एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम को हटाइए, अब ऐसा तो नहीं है कि 10वीं का भी हाई स्टेक एस्पेक्ट जो है वो 12वीं में आ जाएगा? बच्चा यकायक अब 12वीं में ये महसूस करेगा कि नहीं, अब मैं तो मैं सिचुएशन बड़ी नहीं, मैं हाँ। तो ये कह ही रहा हूँ, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ पिछले कुछ मिनटों में कि एक तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने स्टेक को समाप्त कर दिया, ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है। हम्म। आप क्या ये कह रहे हैं कि 8वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका कोई स्टेक नहीं होता है? उन्हें हम लाइफ में चैलेंजेस लेने को नहीं सिखाते हैं? हमें हम्म। उन्हें जीवन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हम उन्हें नहीं सिखा रहे हैं? तो हम्म। 12 और 13 वर्षों तक बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो तब तो उस हिसाब से 10वें में आकर के अचानक उसके साथ तो ये सारी प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम उसी चीज़ को समाप्त करना चाहते हैं कि 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक ये बच्चा परीक्षा को एक वो हाई स्टेक, एक प्रेशर ना समझ के डेवलप करे अपने अंदर एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी और एक लव फॉर लर्निंग उसके अंदर पैदा हो। ये नई शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश है। यानी कि आप लव कह ऑफ रहे हैं कि जो लर्निंग। जो जी। जो प्राइमरीली जो कोर कैपेसिटीज हैं, जो कॉम्पिटेंसेस हैं यस। बच्चे की, उनको हम निखार कर उन सामने लेकर आए, एग्ज़ैक्टली, ना कि वो एग्ज़ैक्टली, कोचिंग और मेमोराइजेशन और उसके बाद वो हाई एब्सोल्यूटली, हाई स्टेक वैल्यू ऐड करके। तो बच्चों के लिए एक 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 ऐसा माहौल बने जिसमें वो अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार एब्सोल्यूटली, अपने फैसले ले सके। बिल्कुल, लेकिन सर मेरा फिर बिल्कुल, एक आपने बहुत जी अच्छी तरह आर्टिकुलेट किया आपने। जी सर, जी, अब मेरा आखिरी सवाल सर, एनईपी बार बार इस बात पे फोकस कर रहा है कि ये कोचिंग कल्चर को खत्म कीजिए, कम से कम स्कूल लेवल पे।
अब जी, 12वीं के पास आके और खास तौर से यूनिवर्सिटीज के लिए जो एक एग्जाम आया है, उसमें जी। अभिभावकों का ये कहना है कि 12वीं का तो प्रेशर था। अब आपको हुँ। यूनिवर्सिटी के लिए भी अगर एक एग्जाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम, तो ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बाढ़ ना आ जाए, तो एक और कहीं तो ये कोचिंग का जो जो दर्द है सर, ये बिल्कुल, जो मर्ज है, ये कैसे जी। जाएगा? बिल्कुल, देखिए तो ये तो आपने एक ऐसी बात कही जिसमें कि मेरे विचार बड़े स्पष्ट हैं इसमें कि एनईपी में रिकॉग्नाइज़ भी किया गया है और मेंशन भी किया गया है बहुत क्लियरली कि ऑल अटेम्प्ट्स विल बी मेड टू डू अवे विद द कल्चर ऑफ कोचिंग। तो ये एनईपी का ये एक संदेश है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को, बोर्ड्स को, हायर एजुकेशन को, सबको इस तरह का प्रयास करना चाहिए। अब वास्तव में क्या हो रहा है, ये थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट है और मेरा पूरा उत्साह जो मैं अभी तक आपसे बातें कर रहा था, थोड़ा यहाँ आकर के हो जाता है कि हमने जो ये सीयूईटी को ले आए उसकी वजह से कल्चर ऑफ कोचिंग को हमने अबेटमेंट कर दिया उसका यस। अनविलिंगली अनविटिंगली। हमारा कोई हम्म। इरादा नहीं था क्योंकि सीयूईटी का भी अपना एक ध्येय है, उसका एक उद्देश्य है, उसके कुछ अपने फायदे हैं। इसलिए हम लोगों का एक सुझाव है अपने अनुभव के आधार पर, खास तौर से स्कूली शिक्षा जगत में अगर आप टीचर्स से, प्रिंसिपल्स से अगर आप बात करें, तो ओवरवेलमिंग व्यू ये आ रहा है कि आप सीयूईटी को तो रखें, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें से 12th क्लास के बोर्ड के परफॉर्मेंस को बिल्कुल आउट कर दें, ये ठीक नहीं। तो ओके। उसका नतीजा ये हो रहा है दीपक जी कि 10वीं के बाद बच्चे डमी स्कूल्स में जा रहे हैं। 11th-12th की पढ़ाई को एक 2 वर्ष का उसका जो जीवन के सीखने का है, सोशलाइजेशन का है, कम्युनिकेशन का है, साथ काम करने का है, कम्युनिटी वर्क का है, ये सारी चीज़ों के मौके को वो खो के केवल कोचिंग कल्चर की तरफ जो रुझान है, एब्सोल्युटली सर। उसके लिए तो हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक आखिरी मैं चाहूंगा बिल्कुल संक्षेप में, असम से शुरुआत हुई है, आपको लग रहा है कि माहौल ऐसा है कि दूसरे राज्य भी अपनाएंगे? मुझे तो बिल्कुल कोई इसमें संदेह ही नहीं है हम्म। और मैं इसको अगर थोड़ा-सा दूसरे शब्दों में अगर मैं कह सकूँ तो उन राज्यों में सूरज सबसे पहले उगता है और इसका अर्थ अगर आप समझें तो मेरे ख्याल में पूर्वोत्तर वो में। पूर्व जी हाँ। उसका पूर्व की तरफ से आएगा इधर अवश्य ही। जी हाँ। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर से सूर्योदय हुआ है और इसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे पूरे भारतवर्ष में फैलेगी। इसको आत्मसात जी हाँ। किया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच जी। सर, आपने वक्त थैंक यू। निकाला। थैंक बड़ी आसान भाषा में थैंक यू। इस मुद्दे पर आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी आज की हमारी पहली कवर स्टोरी। और आइए आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, और ये आम कंज्यूमर से जुड़ी हुई कवर स्टोरी है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, या शायद हैरान ना भी हों, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें हैं हम सबकी जीवन की, लेकिन शायद ये आंकड़े आपको हैरान करें। रिजर्व बैंक को बैंकों के खिलाफ हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं आम लोगों की। आरबीआई के एक पैनल ने इन शिकायतों के निपटारे पर पूरा मंथन किया और उनको निपटाने के सुझाव दिए हैं। ये सुझाव बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कैटेगोरिकली इस पैनल ने बैंकों की जो शिकायतें आई हैं उनके पैटर्न को समझा है, उन्हें कैटेगराइज किया है और फिर हर शिकायत के आधार पर अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो ये कौन कौन से शिकायतें हैं, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह के सुझाव दिए गए हैं, शिकायतें क्या थी, ये आप ग्राफिक्स में देखेंगे। और साथ ही साथ इनको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी एकता सूरी भी जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने आरबीआई के इस पैनल के सुझावों का पूरा स्टडी किया और उसके बाद जो इसमें सुझाव दिए गए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस पर बातचीत करते हैं एकता से। एकता, पहले तो मोटा मोटी सुझाव कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंटली जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, और शिकायतें किस तरह की थी? दीपक, 1 करोड़ से जैसा आपने बोला, बहुत ही ये चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए लगता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बैंक की कोई शिकायत करने जाते हैं या किसी फ्रॉड की शिकायत करने जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। तो यहाँ पर शिकायतों को जो है वो आरबीआई के इस पैनल ने एक तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि हम आसान भाषा में समझा पाए। कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक में आप जाते हैं, आपको आप अपना किसी और समस्या के लिए गए हैं या किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के
लिए गए हैं, लेकिन आपको कोई और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है वो उसको ल्योर करके आपको बोला जाता है कि आप इसमें निवेश कीजिए। अब यहाँ पर जब आप उसमें निवेश करते हैं तो कभी कभार आपको मुश्किल आती है, आप फिर से उसी अपने बैंक में जाते हैं और फिर से उसी जिसने आपको ये सुझाव दिया था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप उसको कहते हैं कि आपने मुझे ये फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है ये बेचा, अब मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो आपको सीधा सीधा बोला जाता है कि आप या तो फिर ऐप में जाएं और यहाँ ये वाले ऑप्शन में क्लिक करें, या फिर आप एक कस्टमर केयर नंबर को आप अप्रोच करें। ऐसे दूसरा ये भी है कि कभी कभार ये भी देखा गया है कि आप बैंक में जाते हैं तो उस बैंक का एम्प्लॉय कमीशन के चक्कर में किसी दूसरे फाइनेंशियल जो ब्रांड है उसका प्रोडक्ट जो है उसकी भी मिस सेलिंग कर रहा है। आप अगर आपका कोई फ्रॉड होता है, आप आईवीआर सिस्टम में जाते हैं तो आईवीआर आपको घुमाता ही रहता है, अब आप ये नंबर डायल करें, अब आप ये नंबर डायल करें, यानी वो जो कॉल सेंटर एग्जैक्टली उसमें कॉल सेंटर में आप कॉल लगाइए तो बोलेगा ये नंबर दबाइए, वो नंबर दबाइए। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से सीधी बात नहीं कराएंगे और कई मर्तबा तो दिन भर घुमाते ही रहते हैं वो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इस पर क्या कहा है, जरा थोड़ा सा इस पे बताइए कि ये, क्योंकि हर आदमी की ये प्रॉब्लम है कि कॉल सेंटर तो नंबर तो दे दिया आपको, लेकिन कभी ग्राहक सेवा अधिकारी से आपकी सीधी बात नहीं होगी, और हो भी गई तो घंटों की लाइन लगती है और कई बार तो कॉल बीच में ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद फिर से लगाइए। तो इस पर क्या कहा आरबीआई ने? अब आरबीआई के जो पैनल है उसमें ये उन्होंने देखा कि ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि अगर आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो आपको आईवीआर बस घुमाता रहता है, किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात नहीं होती। सबसे पहले तो कॉल सेंटर्स को स्ट्रीमलाइन करने को कहा है कि अगर कोई ग्राहक परेशानी में आपको फोन कर रहा है तो उसका सीधा आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क साधें। अब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स भी कभी कभार ऐसे होते हैं कि उन्हें भी नॉलेज नहीं होती, या तो वो गलत नॉलेज देते हैं या फिर सीधा बोलते हैं कि आप बैंक की ब्रांच में जाएं। यहां पर आरबीआई ने कहा है कि आप अपने स्टाफ को अच्छी तरह से ट्रेन करें कि जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बना हुआ है उसके पास पूरी डूज और डोंट्स की लिस्ट हो। फिर ये भी हम देखते हैं कि हम फोन पे बात कर रहे हैं, कॉल एकाएक ड्रॉप हो जाता है, दोबारा कॉल लगाते हैं तो कभी कभार वेटिंग में जाता है, एज इन लाइक आपकी कतार नंबर ये है, आपका कस्टमर केयर नंबर जल्दी आपसे संपर्क साधेगा, लेकिन वो आधा पौना घंटा कॉल चलती है और जब दोबारा कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से हम संपर्क में आते भी हैं फिर से उसको वही प्रॉब्लम बतानी पड़ती है। यहाँ आरबीआई ने कहा है कि कॉल अगर आपकी ड्रॉप होती है तो आप खुद कस्टमर को फोन कीजिए और जल्द से जल्द जो है वो जो निपटारा है उसकी प्रॉब्लम का आप वो कीजिए। आप अपने पूरे बैंक के स्टाफ को जो भी कस्टमर्स के साथ डील करते हैं उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दें। बिल्कुल, और ये तब है जब कॉल सेंटर में कॉल लगाने का सारा खर्चा ग्राहक उठा रहा है, पैसे भी ग्राहक दे रहा है, वो जितनी लंबी कॉल होगी उतना ज्यादा वो भी देना पड़ेगा। एनीवे, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जब मैं पढ़ रहा था, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा एकता, कि आरबीआई कह रहा है कि शिकायत और सुझाव में जरा फर्क समझिए। हम कई बार बैंकों से शिकायत करते हैं तो बैंक बोलता है कि आपके सुझाव का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सुझाव हमने नोट कर लिए। तो आरबीआई अब ये कह रहा है, ये पैनल कम से कम आरबीआई का, कि शिकायत और सुझाव को ढंग से परिभाषित कीजिए। इस पर क्या कहा है? जी, यहाँ पर आरबीआई पैनल ने ये देखा कि जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उसमें बहुत से बैंक एग्जीक्यूटिव्स ये कहकर डिस्करेज करते हैं कि ये आपकी जो शिकायत है इसको हम एक सुझाव के तौर पर अपनी सर्विस को जो है हम ठीक करेंगे। अब यहाँ पर आरबीआई पैनल ने ये नोट किया कि बैंक के जो कई एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक कंप्लेन को सुझाव इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी कम कंप्लेन्स हुई, मतलब एक तो बैंकिंग सिस्टम पे उस बैंक के एग्जीक्यूटिव्स पर, उस बैंक के एम्प्लॉयज को कम भार है कि आपको कंप्लेन्स का निपटारा करना है। दूसरा, ये जितनी कम आपके पास कंप्लेंट्स है उतने ही आपकी बैंक की इमेज अच्छी है, या फिर आपने जो भी अपनी आप रिपोर्ट बनाते हो उसमें आपने कहा कि भाई हमें कम कंप्लेंट्स मिली है, हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आरबीआई ने ये कहा है कि अगर कोई आता है आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो उसको डिफाइन करने का सिस्टम जो है वो क्लियर होना चाहिए। आरबीआई का जो अपना ओम्बड्समैन है उसमें भी एक तरह से क्लियर डेफिनेशन, और यहां तक भी कहा गया है कि अगर आपको कंप्लेन या सुझाव में फर्क समझ में नहीं आ रहा तो वो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो भी आरबीआई दे सकता है, लेकिन डिस्करेज मत करें कस्टमर को ये कह के, या फिर उसे और फ्रस्ट्रेट मत करें कि आप जो हमें कंप्लेन दर्ज करवाने आए वो सुझाव है, कंप्लेन नहीं है। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। बहुत अच्छे सुझाव हैं, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन ये सुझाव हमारे पास भी थे, ये ऑब्जर्वेशंस आपकी भी रही होंगी एकता जी, हमारे भी रहे हैं, और आई एम श्योर तमाम ग्राहकों के रहे हैं, इसीलिए तो करोड़ों में शिकायतें आ रही हैं। अब ये बताइए, अगर बैंकों ने इन सुझावों को नहीं माना आरबीआई के, तो क्या होगा?
अब दीपक, ये एक तरह से नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि प्रोसीजर है। अब आरबीआई का ये जो पैनल है ये गठित हुआ है और यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर पब्लिक है वो अपने ओपिनियन ईमेल के द्वारा 7 जुलाई तक दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक तरह से आरबीआई जो है बैंकों को संदेश दे रहा है कि वो स्ट्रिक्ट है, कड़ी नजर है। ये जो कंप्लेन्स आ रही हैं, भले ही मिस सेलिंग प्रोडक्ट्स की हो या फिर आप कस्टमर की बात नहीं सुन रहे हैं उसे लेकर हो, या फिर आपको लग रहा है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो कमीशन के चक्कर में कोई दूसरे ब्रांड का अगर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसका ऑडिट हो, तो ये जितनी भी चीजें हैं जो इस आरबीआई कमेटी ने जो पॉइंटर्स बनाए हैं वो साफ संदेश दे रहे हैं बैंकों को कि ये जो कंप्लेन्स हैं ये देखी अनदेखी नहीं हो रही है। ये एक प्रोसीजर है, कमेटी बनी है, हमने आपको सुझाव दिए हैं, 7 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं, उसके बाद फिर एक फाइनल जो है वो भी एक गाइडलाइंस भी बनेंगी। लेकिन अगर किसी बैंक ने ये फिर भी नहीं माना तो जाहिर सी बात है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आरबीआई ने फाइन्स लगाए हैं या फिर वो लाइसेंस कुछ देर के लिए सस्पेंड किए हैं। तो आरबीआई जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है और खास करके अब कस्टमर्स के हित की बात हो रही है तो वहां पर बैंक्स जो है वो जो बात है, वो जो कंप्लेन है उसे देखा अनदेखा नहीं कर सकते हैं दीपक। अब बिल्कुल, यानी कि ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि नजर आरबीआई की बनी हुई है और नजर भी बिल्कुल प्रिसाइजली शिकायतों पर है, उनके नेचर पर है, उनकी कैटेगरीज पर है। तो ये बहुत बड़ा मौका है बैंकों के लिए। ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनको ढंग से सीरियसली लीजिए। बैंक्स को एक तरह से संकेत दिया जा रहा है, सुधर जाइए, कस्टमर के हित में सही फैसले लीजिए और बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए कंज्यूमर के हक में। तो ये संकेत है। बैंक अगर नहीं माने तो फिर आरबीआई के फिर अपने टूल्स भी हैं, अपनी बात को कैसे मनवाना है आरबीआई ये जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए दिन भर की दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं टॉप न्यूज में। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम ने आज घटनास्थल का दौरा भी किया। टीम ने सिग्नल रूम और रेल पटरियों का निरीक्षण किया। साथ ही बाहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे के अधिकारियों से पूछताछ की। सीबीआई अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी सिग्नल रूम्स के कर्मचारियों से बातचीत की, उपकरणों का उपयोग, उनके काम करने के तरीकों की जानकारी ली। सीबीआई हादसे के आपराधिक एंगल से जांच करेगी क्योंकि रेलवे ने इस हादसे के पीछे तोड़फोड़ या बाहरी हस्तक्षेप यानी कि सैबोटाज की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिलने पहुंची और इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बालासोर ट्रेन हादसे का सच बाहर आना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि इस हादसे में इतने लोगों की जान गई है, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए बल्कि जांच करके सच सामने आना चाहिए। एनसीपी ने हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। एनसीपी ने पूछा है कि रेलवे से जांच छीनकर सीबीआई को क्यों दे दी। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में उनके सहयोगियों और उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित उनके घर पर काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिस लड़की के बयान के आधार पर सिंह के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका बयान एक बार फिर दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में सबूत इकट्ठा कर रही है और उसके अनुसार अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। अधिकारियों ने आज न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते 9 जून को जंतर मंतर पर होने जा रहा प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। इन किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक ब्रिजभूषण गिरफ्तार न हुए तो जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। बिहार सरकार ने पुल निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालने की प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत एसपी सिगला कंपनी की बैंक गारंटी जब्त होगी, साथ ही निर्माण में हुए खर्च को भी वसूला जाएगा। उधर पुल निर्माण निगम के एमडी नीरज सक्सेना को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। साथ ही खगड़िया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले भी पुल का एक हिस्सा ढह गया था।
मणिपुर में सोमवार को हुई हिंसा में घायल एक बीएसएफ जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। सेना ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों और जवानों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसमें बीएसएफ के जवान घायल हो गए थे। असम राइफल्स की भी 2 जवानों को गोली लगी थी। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके मंत्री पुखरी ले जाया गया। राज्य में कुकी और मैती समुदाय के बीच 3 मई से जातीय हिंसा चल रही है। हिंसा में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 घायल हैं। 37,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में भेजे गए हैं। एनआईए ने आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स की फंडिंग से जुड़े मामले में पंजाब और हरियाणा में छापेमारी की है। एनआईए ने पंजाब में 9 जगहों और हरियाणा में 1 जगह पर रेड की। केटीएफ के लिए फंड जुटाने के अलावा बॉर्डर पार से हथियार और गोला बारूद की तस्करी की साजिश में शामिल लोगों पर भी ये रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक केटीएफ पंजाब और हरियाणा में बड़ी वारदातों की तैयारी में था। उनके प्लान को डीकोड करने पर एनआईए को पता चला कि कई लोकल लोग उनके लिए फंडिंग कर रहे हैं, कई फंडिंग का जरिया बने हुए हैं। इसके बाद एक साथ केटीएफ के तमाम संदिग्धों पर रेड डाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित होने वाली राष्ट्रपति मुर्मू पहली भारतीय हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को यह सम्मान सूरीनाम गणराज्य के उनके समकक्ष चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने प्रदान किया। सम्मान मिलने के बाद मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि भारत के लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। पीएम मोदी ने सम्मान के लिए उन्हें बधाई भी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 साल पूरे होने के अवसर पर डाक टिकटों के विशेष कवर भी भेंट किए गए। एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश भर में फैले एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है। एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अलग अलग छापेमारी में देश में ड्रग्स तस्करी से जुड़े गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तस्करों से नशीली दवा एलएसडी के 15,000 पैकेट्स बरामद किए गए हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए में है। एनसीबी के मुताबिक ये 20 साल में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। सिंह के मुताबिक देश भर में फैला यह सिंडिकेट डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जरिए धंधा चला रहा था। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को इनपुट मिले हैं कि इस गिरोह का जाल देश भर में फैला हुआ है। अब इस मामले की जांच में आईबी भी जुट गई है। इस खबर के बाद गृह मंत्रालय ने भी गाजियाबाद पुलिस से जानकारी मांगी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में गाजियाबाद में ही एक मस्जिद के मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल पहले इस मस्जिद में आया था। पूछताछ में पता चला कि गिरोह का सरगना मुंबई के ठाणे का रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज मॉनसून के केरल पहुंचने की घोषणा की थी, तो सभी को उम्मीद थी कि चलो देर से ही सही मॉनसून आखिरकार पहुंचा तो। लेकिन अब खबर आ रही है कि केरल में 9 जून तक मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है। इस पूरी खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया के जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, 6 जून लेकिन नहीं पहुंचा मॉनसून के पहुंचने में देरी आखिर क्यों है? देखिए बिल्कुल, और आज का हमारा सवाल भी यही था कि 6 जून कहाँ है मानसून। आमतौर पे 1 जून को मानसून पहुंचता है केरल, जो कि आधिकारिक वक्त होता है मानसून का केरल पहुंचने का। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि इस बार मानसून में कुछ देरी होगी और 4 जून की तारीख दी गई थी मानसून पहुंचने की, प्लस माइनस 3-4 डेज उसमें होता है। और स्काईमेट जो कि प्राइवेट वेदर एजेंसी है, स्काईमेट ने 7 जून की तारीख दी थी। लेकिन अब ये दोनों तारीख लगता नहीं है कि इस बार ये मतलब इस डेट पर ये मानसून यहाँ पर आ पाएगा, क्योंकि अब देखिए कि आज 6 जून है और स्काईमेट ने ये कहा है कि 9 जून तक मानसून केरल पहुंचने की संभावना है। और मौसम विभाग का ये बयान आया है कि अगले 2 से 3 दिन में मानसून को लेकर तस्वीर और साफ होगी। तो मतलब आप ये मानकर चलें कि अगले 2-3 दिन का वक्त अभी और लग सकता है मानसून के केरल पहुंचने में, और करीब करीब हफ्ते भर की देरी होगी। अगर 9 जून के आसपास भी केरल मानसून पहुंचता है तो करीब करीब हफ्ते भर की देरी होगी मानसून केरल पहुंचने में। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के पास समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये डिले हो रहा है।
और समुद्र का तापमान बढ़ने से मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मानसून के अराइवल में, आगमन में देरी हो रही है। ये तर्क इसके पीछे दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में अल नीनो के विकसित होने की संभावना 90% है, 90% चांस है। लिहाजा अल नीनो की आशंका पहले भी जताई गई थी। अल नीनो एक बड़ा फैक्टर है मानसून को रोकने में, और पहले भी अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर पड़ा है, तो मानसून में देरी हो रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए समझने वाली बात यह है कि मानसून में देरी का ओवरऑल मानसूनी बारिश पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मानसून देर से आ रहा है तो बारिश कम हो जाएगी या बाकी चीजें हो जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं होता है। कई बार मानसून देर से आने के बाद भी बारिश अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। लिहाजा इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मानसून में देरी हुई है। मानसून आने के बाद आगे की रफ्तार कैसी रहती है मानसून की, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और रफ्तार रहने के साथ साथ जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि जो अलग अलग राज्य हैं, जो खेती वाले राज्य हैं, वहां पर बारिश का वितरण किस तरह से होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। खरीफ की बुआई के लिए जून और जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा मानसून की आगे की रफ्तार और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो बड़े फैक्टर होंगे आगे मानसून की चाल को तय करने में। हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी और एयरलाइंस की मनमानी के खिलाफ जी बिजनेस लगातार आवाज उठा रहा है। सरकार भी मामले में अलर्ट मोड पर आई है और इस पर निगरानी की बात कही है, मगर एयरलाइंस पर इसका असर नहीं हुआ है। आज भी हवाई टिकट के दाम आसमान पर हैं। गर्मियों के दिन हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, किसी को घर जाना है तो किसी को सैर सपाटे पर निकलना है। लंबी दूरी की सभी ट्रेनें फुल हैं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। हवाई यात्रा एक विकल्प है, लेकिन उसका भी किराया इतना महंगा कि पसीने छूट जाए। दरअसल कुछ ऐसे एयर रूट्स हैं जहां किराया पिछले एक महीने में 1.5 से दुगना तक बढ़ चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली श्रीनगर, मुंबई लेह, कोलकाता चेन्नई, कोलकाता हैदराबाद और दिल्ली मुंबई पुणे की फ्लाइट्स पर पड़ा है। इन रूट्स पर पैसेंजर्स को दुगने से भी ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। यह हालात तब हैं जब पिछले 3 महीने में एयर फ्यूल टर्बाइन की कीमतें 20.5% तक कम हुई हैं। लो बजट एयरलाइंस गो फर्स्ट के ग्राउंड पर आने से करीब 315 रूट्स पर इसका असर पड़ा है। सरकार ने ये रूट्स दूसरे एयरलाइंस को दे तो दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि वो किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं करेंगे। जब ऑटो रिक्शा, सिटी और इंटरस्टेट बसों के किरायों में राज्य सरकारों की भूमिका होती है, तो एयरफेयर को रेगुलेट करने को लेकर केंद्र सरकार आगे क्यों नहीं आ रही? ऐसे में जब एयरलाइंस मनमानी पर उतर आए हों। 1993 में सिविल एविएशन सेक्टर को डीरेगुलराइज्ड कर दिया गया था। तब से इनके किराए पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। बाद में किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करने के लिए सरकार ने कैपिंग पॉलिसी लागू की थी, लेकिन अगस्त 2022 को सरकार ने इसे हटा लिया। इसके बाद एयरलाइंस को खुद से किराया तय करने का अधिकार मिल गया। लेकिन मौजूदा हालात में कंज्यूमर क्या बेतहाशा बढ़े हुए किराए के बोझ को सहने की स्थिति में है? सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बढ़े एयरफेयर की बात करें तो कोलकाता से चेन्नई के लिए आज आपको 15 से 20 हजार के बीच टिकट मिलेगा, जबकि अप्रैल में ये किराया 5,500 से 6,000 रुपए के बीच था। इसी तरह दिल्ली से कोची के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 21,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अप्रैल में किराया 6,000 रुपए के आसपास था। वहीं दिल्ली से लेह का किराया 15,000 रुपए के आसपास है, जो कि सामान्य दिनों से करीब दुगुना है। दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए यात्री को 16 से 18,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि चेन्नई से दिल्ली जाते हैं तो महज 5,000 रुपए में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं दिल्ली से मुंबई का किराया 16 से 20,000 रुपए के करीब है, जबकि मुंबई से दिल्ली का किराया महज 5,000 के आसपास है। यानी सेम रूट के किराए में इतना अंतर आखिर क्यों? हालांकि सरकार ने एयरलाइंस के खुद एयरफेयर पर संतुलन बनाए रखने के साथ इसकी निगरानी की बात कही है, लेकिन एयरफेयर की कीमतें कब जमीन पर लौटेंगी, ये सवाल जी बिजनेस तब तक उठाता रहेगा जब तक एटीएफ में कटौती का फायदा सीधे यात्रियों को नहीं मिल जाता और एयरफेयर कम नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के ओवल मैदान में खेला जाएगा। ये मैच कल यानी 7 से 11 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। पिछली बार भी भारत ने WTC का फाइनल खेला था, तब उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच एक खबर यह आ रही है कि फाइनल से ठीक एक दिन पहले
टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को चोट लगी है। नेट प्रैक्टिस करते वक्त रोहित को बाएं अंगूठे में चोट लगी। चोट के बाद रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस नहीं की। चलिए इस खबर पर लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ। कपिल, कल के मुकाबले को लेकर टीम इंडिया कितनी तैयार है? पहले मैं अभी का अपडेट आपको बता दूं जल्दी से। रोहित शर्मा जब आप आज नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तो थ्रो डाउन लेते वक्त एक तेज गति की बॉल उनके बाएं हाथ के अंगूठे पर आकर लगी थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में दिखाई दिए थे। तुरंत फिजियो वहाँ पर पहुँचे, उनके अंगूठे को देखा और उसके बाद रोहित शर्मा ने जब बैट को ग्रिप करने की कोशिश की दोबारा बल्लेबाजी करने के जाने के लिए, तो वो ग्रिप नहीं कर पाए ठीक से और वो विजिबल अपरेंट पेन में दिखाई दिए, दर्द में दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद रोहित ने भले ही प्रैक्टिस नहीं की, बैटिंग की, लेकिन कुछ ही देर पहले मेरी टीम मैनेजमेंट से बात हुई है और उनका कहना है कि रोहित के अंगूठे की जो चोट है वो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। रोहित पूरी तरह फिट है और कल वो खेलेंगे भी, कप्तानी भी करेंगे। तो ये राहत की खबर टीम इंडिया के खेमे से है। लेकिन बड़ा सवाल जो है दीपक वो वही है घूम फिर कर कि 11 हमारी क्या खेलेगी, क्योंकि आपको याद होगा 2021 में भी हमने यहीं पे इंग्लैंड में ही WTC का फाइनल खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में, और तब न्यूजीलैंड ने हमको हरा दिया था। और हुआ ये था कि जडेजा और अश्विन दोनों को हमने खिलाया था और हम कह सकते हैं कि दोनों अंडर बॉल हुए थे। और अब की बार क्या होगा ये बड़ा सवाल है। क्या जडेजा और अश्विन दोनों खेलेंगे? आप एक ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खिलाएंगे और 2 तेज गेंदबाज खिलाएंगे, या फिर आप 4 तेज गेंदबाज खिलाएंगे और कोई एक स्पिनर खेलेगा? फैंस हमारे साथ हैं कुछ, यही भारत की ताकत भी है, जहाँ भी टीम खेले फैंस रहते हैं। सर आप बताइए क्या लग रहा है टीम कॉम्बिनेशन? मेरे को लगता है कि 4-1 में जाएंगे, जडेजा अंदर ही गएंगे। मतलब आप कह रहे हैं अश्विन नहीं खेलेंगे? अश्विन नहीं खेलेंगे हम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में 5 लेफ्टी हैं, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, आप देखिए ट्रेविस हेड है, फिर अपना नीचे विली है, विकेट कीपर उनका। लेकिन हमारे को बैट्समैन ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि बैट्समैन जो रन बनाएंगे ना तो बॉलर हमारे डिफेंड कर सकते हैं और जीत सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि शमी खेलेंगे, सिराज खेलेंगे, उमेश यादव खेलेंगे और शार्दुल खेलेंगे और जडेजा होंगे? जडेजा होंगे, हाँ जी, जडेजा होंगे, यही है जी। तो इससे निकल जाएगा, मैच आ जाएगा? निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि रन बन जाएंगे ना, तब जब रन होंगे तो बॉलर बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे ये। तो आपको क्या लग रहा है जो कप्तान टॉस जीतेगा क्या करेगा? टॉस जीत के तो आप बैटिंग ही लोगे। और जैसे आप रोहित शर्मा की बात कर रहे थे कि उनको थोड़ी उंगली में दिक्कत हुई थी, अब जैसे ही प्रैक्टिस होने के बाद भी मेरी मुलाकात उनकी ब्रीफ मूवमेंट के लिए हुई थी, तो फोटो भी उनसे लिया और बातचीत भी थोड़ी बहुत की हमने उनके साथ। तो मैंने बोला भी कि सर रोहित ट्रॉफी लेके आना घर पे, तो उन्होंने हाँ बोला भी है। तो आई थिंक ही विल प्ले हिज फिट एंड फाइन। एंड जहाँ तक टीम कॉम्बिनेशन की बात है तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल विल ओपन, पुजारा 1 डाउन, विराट कोहली 4 पे, रहाणे 5 पे, जडेजा 6 पे, कोना भरत 7 पे, अश्विन 8 पे, तो मैं दोनों स्पिनर को खिलाऊंगा। और 9, 10, 11 पे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और उमेश यादव, ये मेरी टीम रहेगी। शार्दुल को नहीं खिला रहे? मैं शार्दुल को नहीं खिला रहा। और शार्दुल को बाहर कर रहे हैं। इंग्लैंड में उनका हमेशा अच्छा रहा है उनका। यस, बट अश्विन का भी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा है। और जैसे आपने बोला कि जो लेफ्टीज बहुत सारे उनके पास है, तो अश्विन भी बहुत यूजफुल हो गए। तो इसलिए मैं अश्विन और प्लस जडेजा तो एज अ बैटर भी बहुत अपने आप को सिलेक्ट करते हैं टीम में, तो दोनों को मैं बनते हैं। देखिए आपको याद होगा दीपक, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए मार्च में, तो जडेजा के उस सीरीज में थे 25 विकेट, अश्विन के थे 22 विकेट, तो इन दोनों ने मिला के 47 विकेट लिए थे। ये बात ठीक है कि पैट कमिंस आज कह के गए हैं कि दिल्ली जैसा टर्न नहीं मिलेगा आपको, कि ऐसा टर्न हो रहा है, स्क्वायर टर्न हो रहा है, रैंक टर्नर हो गया, वैसा नहीं। हम जानते हैं थोड़ा घास है, जो भी कप्तान टॉस जीतेगा उसको होगा थोड़ा मूवमेंट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अच्छी है। मिचेल स्टार्क जब बाएं हाथ से अंदर लेकर आएंगे रोहित शर्मा के लिए, शुभमन गिल के लिए, तो वो अलग एक कॉन्टेक्स्ट होगा। लेकिन क्या लगता है आपको, तिरंगे तैयार है, जीतेंगे? जीतेंगे, पक्का इंडिया जीतेगा। और इस बार किंग कोहली पक्का इधर 100 मार के जाएगा। अच्छा। और रोहित शर्मा भी अच्छा खेलेगा इधर। और IPL वाली फॉर्म जबरदस्त चल रही है कोहली की। हाँ वो तो है, 100 इन IPL, तो कंटिन्यू करेगा इधर। चलिए उम्मीदें बहुत हैं टीम इंडिया से और इन उम्मीदों पर खरा उतरना है इस बार टीम इंडिया को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा और दोनों के बीच ये खिताबी मुकाबला कल लंदन के ओवल में होगा। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस मैदान पर 100 से ज्यादा टेस्ट खेले जा चुके हैं, लेकिन पहली बार कोई मुकाबला जून में होने जा रहा है, तो इसलिए इस लिहाज से ये स्पेशल है। यहाँ
यहाँ से 1.5 घंटा दूर एक अरुंडल नाम की जगह है जहाँ पर टीम इंडिया ने अभ्यास किया और पिछले 2 दिन से यहाँ ओवल में लगातार प्रैक्टिस कर रही है। ओवल का ऐतिहासिक मैदान तैयार है। रोहित शर्मा की टीम से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस तरह आपने मोहम्मद सिराज ने परफॉर्मेंस किया आईपीएल के अंदर, देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाबा के अंदर जैसे किस तरह बॉलिंग डाली, इसीलिए हम एक्सपेक्ट यही करेंगे यहाँ पे भी उस तरह से डालें। We don't feel any pressure in terms of trying to win an ICC trophy. तो सबसे बड़ा सवाल यही कि कोच और कप्तान की जोड़ी ने यानी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने क्या सोचा है कि कौन सी 11 को मैदान पर उतारेंगे। इस वक्त यहाँ पर अगर मैं खुमारी की बात करूं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है उसकी खुमारी आपको हर जगह नजर आएगी। चलिए क्रिकेट के मैदान से अब थोड़ा बाजार के मैदान की तरफ चलते हैं। आज दिन भर उतार चढ़ाव देखा गया बाजार में। कारोबार के अंत में निफ्टी 5 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 18,600 के पास सपाट बंद हो गया। सेंसेक्स भी 62,793 के स्तर पर सपाट बंद हुआ। बैंक निफ्टी 63 अंकों की बढ़त के साथ 44,165 के स्तर पर क्लोज हुआ। कारोबार के दौरान आईटी, एनर्जी, पीएसयू बैंक और एफएमसीजी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। बाजार का दिन भर का हाल बताएंगे अरमान नाहर। देखिए आज अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट आपको लगभग फ्लैट के आसपास जो है बंद होते हुए दिखे हैं। कई सारे स्टॉक्स में, कई सारे सेक्टर्स में आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा है। अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो निफ्टी गेनर्स में सबसे पहले है अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर आप पूरा सीमेंट स्पेस ही देखें वहां पर अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। निफ्टी गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, डिवीज लैब, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको अच्छे खासे गेन्स आते हुए दिखे। वहीं अगर लूजर्स की बात करें, निफ्टी लूजर्स की अगर आप बात करें तो उसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ओएनजीसी जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको जो है गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में स्टॉक्स, इसलिए आप सबसे पहले एडीएफ फूड्स की बात करें या फिर एजिस लॉजिस्टिक बात करें, रेलटेल कॉप की बात करें, यहां पर आपको 8% से ज्यादा की जो है तेजी यहां पर आती हुई दिखी है। आईटी स्पेस जो है स्पेसिफिकली आज लूजर्स में रहा, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम लगभग 4% के आसपास की गिरावट, साइंट, कोफोर्ड, जेंसाटेक यहां पर भी आपको दिखेगा गिरावट जो है यहां पर भी आती हुई दिखी है। अगर आप निफ्टी के अलावा टॉप गेनर्स देखें तो उसमें आपको फोर्स मोटर्स, महिंद्रा सीआई, श्याम मेटालिक्स यहां पर जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर बढ़िया जो है आपको तेजी जो है वहां पर आती हुई दिखी। फोर्स मोटर तो इनफैक्ट अगर आप देखें कि कुछ ही समय में कई ज्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप निफ्टी के अलावा अगर आप देखें लूजर्स, टॉप लूजर्स देखें तो उसमें आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट दिखेगा, लगभग 4% के आसपास की गिरावट। आईईएक्स जो इनके अपडेट आया, बढ़िया अपडेट के बावजूद यहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी, 4% के आसपास की गिरावट वहां पर भी आती हुई दिखी। और अनुपम रसायन और शोभा जैसे स्टॉक दिखे जहां पर आपको जो है गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें स्टॉक जो है, स्टॉक में कई सारे स्टॉक में मूवमेंट था, हालांकि इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखें तो आपको फ्लैट के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी। आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है और परसों सुबह 10 बजे ब्याज दरों पर आरबीआई का फैसला आएगा। इस बार की पॉलिसी से जानकारों को क्या उम्मीद है, इस पर जी बिजनेस हमेशा की तरह एक्सपर्ट पोल करवा चुका है और पोल की बड़ी बातें बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण। पॉलिसी में कोई बदलाव तो नहीं होने वाला है, ये तो हम सभी जानते हैं और हमने काफ़ी सारे सवाल इसके अलावा भी पूछे हैं हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स में, जिसमें काफ़ी सारे बैंकर्स, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट शामिल है। तो जाहिर सी बात है, पहला सवाल तो यही था कि पॉलिसी में इस बार क्या होगा, तो सबने एक सुर में कहा कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, एक स्टेटस को जो है वो आपको आरबीआई की तरफ से देखने मिलेगा। लेकिन अगला सवाल जाहिर सी बात यह है कि अब तो लोग रेट कट की बात करना शुरू कर दिए हैं, तो कब तक रेट कट शुरू हो सकता है, अगर हुआ तो इसमें 50-50 का मामला है। 50% कहता है कि Q3 FY24 में हो सकता है, कुछ कहता है कि अगले वित्तीय वर्ष होगा, यानी कि इस क्वार्टर में यहाँ तो नहीं होने वाला है। Q4 FY24 यहाँ भी नहीं होगा, अगर होगा तो Q3 में होगा या तो फिर अगले वित्तीय वर्ष होगा, यानी कि दिवाली के आसपास होगा या तो अगले वित्तीय वर्ष सीधे जाएगा रेट कट का सिलसिला। इन्फ्लेशन को लेकर हमने पूछा, क्योंकि अब इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई के रेंज में आ चुका है, तो क्या यहाँ पे आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के फोकास्ट में कोई भी बदलाव करेगा, क्या इसको घटाएगा, खासकर हमारा ये सवाल था। तो यहाँ राय बटी हुई थी, 50% तो कह रहे थे कि नहीं आरबीआई नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग अब ऐसे हैं जो कहने लगे हैं कि शायद आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को घटाए। तो 50% लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आरबीआई ये करे। जीडीपी फोकास्ट को लेकर हमने पूछा कि क्या जीडीपी फोकास्ट में कोई भी बदलाव होगा, तो यहाँ तो एक सुर में 100% लोगों ने कहा कि नहीं, आरबीआई कुछ नहीं करने वाला है, खासकर घटाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विडिटी, क्या आरबीआई लिक्विडिटी मेजर्स उठाएगा,
तो 75% लोगों का कहना था कि नहीं, आरबीआई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, लिक्विडिटी पर्याप्त है। 25% का कहना था कि हाँ, शायद कुछ लिक्विडिटी मेजर्स ले सकता है। पॉलिसी स्टैंड्स, लगातार जितनी भी पॉलिसीज गई है हमने ये सवाल ज़रूर पूछा है, और इस बार भी हमने पूछा कि क्या विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन जो है वहाँ से आरबीआई न्यूट्रल पे फाइनली आएगा। अभी भी लोग कह रहे हैं 75% कि नहीं, आरबीआई नहीं आएगा। 25% कह रहे हैं कि शायद आरबीआई इस बार आ सकता है। हालांकि अभी भी मेजॉरिटी के लोगों को आप पूछेंगे तो लोग इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। ऐसा हाल हो गया कि नहीं, आरबीआई नहीं आने वाला, आप इस सवाल को ही छोड़ दो, ये हाल है। तो 100% कह रहा है कि रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। पॉलिसी स्टैंस देखते हैं, इन्फ्लेशन के टारगेट पे देखना होगा कि क्या आरबीआई उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ 50-50 का मामला सामने आ रहा है। और मॉनेटरी पॉलिसी पर बड़ी कवरेज गुरुवार सुबह 9:45 से लगातार आप देख सकते हैं सिर्फ जी बिजनेस पर। हमारे साथ हमेशा की तरह एक शानदार पैनल, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के अजय बग्गा जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा और आईबीए के सीईओ सुनील मेहता होंगे। तो देखना मत भूलिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा इस खास मौके पर। आज खुले आईक्यू लाइटिंग के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है। पहले ही दिन ये पूरी तरह से भर गया। कंपनी ने इसके इशू के लिए 270 रुपए से लेकर 285 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। अपर बैंड पर आईक्यू लाइटिंग इस पब्लिक इशू 607 करोड़ रुपए जुटाएगी इस पब्लिक इशू से, और कंपनी लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाने के कारोबार में है और फिलिप्स इसका सबसे बड़ा क्लाइंट भी है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में पैसे लगाने की सलाह दी है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही ट्रस्टेड है, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो कई सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत है, लगातार स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ रही है कंपनी की और अभी भी आगे ये ग्रोथ होने की उम्मीद है। दो वजह से, एक, अभी भी कंपनी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर नहीं चल रही, यानी कि अभी भी कैपेसिटी बढ़ाने की भी जगह है, और दूसरा हल्का फुल्का एक्सपेंशन प्लान भी है जिसके लिए भी थोड़ा पैसा जो उठा रहे हैं आईपीओ से उसमें जाएगा। तो उस लिहाज से फाइनेंशियल्स मजबूत है। तीसरा ये कि ये बड़े हाई मार्जिन बिजनेस में ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम कारोबार में है, मजबूत मार्जिन वाला कारोबार है, और इसलिए अगर कंपटीशन कहीं बढ़ भी जाता है, लेकिन जो निश प्रोडक्ट्स में इनकी जगह है और जो इनके पुराने भरोसेमंद कस्टमर्स है, उस हिसाब से इनके मार्जिन्स बहुत ही मजबूत है। जो वैल्यूशंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर पैसा बनेगा, वैल्यूशंस बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं, बहुत अट्रैक्टिव। और अच्छी बात है कि मैनेजमेंट ने कुछ न कुछ छोड़ा है अपने आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए कमाने पर। राय है पैसा लगाने की, और पैसा दो तरीके से लगाना है। एक, लंबे समय बाद मैं कह रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि आजकल मूड माहौल ऐसा हो गया कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन बनते नहीं। तो ये आईपीओ ऐसा है जहाँ लिस्टिंग गेन भी बनेंगे आपके लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको इसे पोर्टफोलियो में रखना है। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिए।